हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स निटजी। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके लास्ट लेक्चर में हम आपको सिखाए थे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे रिलेशन एस्टेब्लिश करना कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये हम यूनिट एंड डायमेंशन के हेल्प से हम ऑब्टेन करेंगे इस रिलेशन को। तो हेडिंग लगा लीजिए, डेरिवेशन ऑफ डिराइव द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हेडिंग लगाना है? डिराइव द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हेडिंग अगर लगा लिए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें अलग से कोई कहने का मतलब ये है कि कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो हम जानते हैं उसी का अप्लीकेशन करेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही इसको सिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए हमें ये गिवन है कि फोर्स जो है दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फोर्स दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। तो फिर पूछता है आपसे कि क्या रिलेशन होगा फोर्स, एक्सेलरेशन और मास के बीच में। ठीक, यही क्वेश्चन है। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन among these quantities, these quantities। ठीक, बोल रहा है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बता दिए। तो देखिए फोर्स के बारे में बोल रहे हैं कि फोर्स जो है डिपेंड करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। तो हम लिखेंगे कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, इसका डायमेंशन के बारे में नहीं बताया है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका पावर एक्स है। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के पावर एक्स के। एंड बोल रहा है कि एक्सलेशन पे भी डिपेंड करता है, तो इसको भी हम लिख ले रहे हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर बाई। इसका भी डायमेंशन नहीं बताया है, तो हम एज्यूम कर लिए इसका पावर एक्स है, इसका पावर बाई है। इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक साथ आप लिखिएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर बाई, एक्सेलरेशन का पावर बाई। अगर इसको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में, तो ये प्रोपोर्शनल इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा के एम टू द पावर एक्स ए टू द पावर बाई। ये हमें रिलेशन मिला। ये अगर डायमेंशनली सही है, ठीक है, ये रिलेशन अगर सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है तो ऐसा हमको मानना पड़ेगा कि ये सही है, तो ये डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम इंटू डायमेंशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम, मास का डायमेंशन पावर एक्स है, इंटू एक्सेलेशन का डायमेंशन इसका पावर बाई है। अब फोर्स का डायमेंशन हमें मालूम है, एम एल टी माइनस क्या होता है, टू होता है। मास का डायमेंशन कैपिटल एम और पावर में एक्स है, तो ये तो होगा ही। इंटू एक्सेलेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, और इसका पावर क्या है, बाई है। होगा। अब क्या हम कर रहे हैं, इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक सॉल्यूशन भी आप नोट कर लीजिएगा। हम ये ऊपर वाला पार्ट को इरेज कर देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, हेडिंग को भी, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना।
देखिए इसी को हमें सॉल्व करना है आगे। क्या है, लेफ्ट साइड में m का पावर 1, l का पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, t का पावर -2। राइट साइड में आइए, m का पावर x, ठीक, l का पावर 1 है और यहाँ पे l का पावर y है। आपको पता है a का पावर m का पावर अगर n हो तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n, ठीक है, इंटू हो जाता है पावर। तो l का पावर 1 है का पावर y है तो ये हो जाएगा 1 इंटू बाई, तो l का पावर हो जाएगा y। वैसे ही t का पावर -2 का पावर y है तो हो जाएगा t का पावर -2y, इंटू हो जाएगा। नाउ ये देखिए डायमेंशनली सही था दोनों साइड में, प्रत्येक जो डायमेंशन है मास लेंथ और टाइम का वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मास का जो पावर है वो x है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो क्या होना चाहिए, मास का डायमेंशन मास से इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में। तो यहाँ पे 1 जो है इक्वल हो जाएगा किसके, x के, मतलब x का वैल्यू हमें मिल गया। वैसे ही यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन देखिए y है और यहाँ पे 1 है, मतलब y इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, होगा ना। तो और कुछ नहीं था इसमें। देखिए इसको भी अगर आप इक्वेट करते हैं टाइम का डायमेंशन को तो यहाँ था -2y और यहाँ है -2, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब फिर से y इक्वल टू y इक्वल टू 1, फिर से y 1 होने का मतलब क्या है कि y का जो वैल्यू हमने पहले निकाला है वो सही है, ठीक। अब आइए, हमें रिलेशन ये आया था ना फाइनल सॉल्व करने के बाद, f इज इक्वल टू k टाइम्स m का पावर x, और x का वैल्यू हमें क्या मिला है 1, इंटू एक्सलेशन का पावर बाई, और बाई का वैल्यू क्या मिले है 1, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू के इंटू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स मास इंटू एक्सलेशन, जहाँ के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, क्या है कोई कांस्टेंट है, और कैसा का कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन मिला f इज इक्वल टू के एम ए। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट करिएगा। हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, क्वेश्चन ही साथ साथ लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन mass of an object, mass of the object moving on the circular path, moving on the circular path इट्स, और किस पे डिपेंड करता है, इट्स वेलोसिटी एंड radius of that circle establish relation among these quantities। देखिए क्या बोल रहा है, कोई पार्टिकल है वो एक
सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मास पे, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, इट्स वेलोसिटी, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पे, और जिस सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, उस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। बोल रहा है कि स्टैब्लिश द रिलेशन अमंग दिस क्वांटिटीज, मतलब फोर्स, मास, वेलोसिटी और किसके बीच में रेडियस ऑफ द सर्कल के बीच में एक रिलेशन हमें ये करिए, फाइंड आउट करिए, ये एस्टैब्लिश करिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका। तो चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या कोई और फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स होता है, इसके लिए हम सिंबल एफ यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि एफ जो है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिखा, लेकिन डायमेंशन नहीं मालूम है, एक्स ले लेते हैं। और बोलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे, वेलोसिटी के लिए सिंबल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डायमेंशन बाई ले लेते हैं। एंड बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द सर्कल पे। रेडियस के लिए आर सिंबल यूज करते हैं, और इसका डायमेंशन मालूम नहीं है तो जेड अज्यूम कर लिया। अब इस तीनों रिलेशन को एक साथ कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इफ जब सब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन दिए, राइट साइड में सब इनटू में हो जाएगा, मास के पे डिपेंड कर रहा है, साथ साथ वेलोसिटी पे, तो इनटू में लिख दिए वेलोसिटी, v का पावर, इसका डायमेंशन क्या हो गया बाई, r पे डिपेंड कर रहा है तो इनटू में r कर लिए, इसका पावर हो गया z। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, m का पावर x, वेलोसिटी का पावर बाई और रेडियस का पावर z होगा। तो देखिए ये हमें रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन मिला है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये डायमेंशनली सही ही होगा। तो क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम, वी एंड आर, ठीक है। राइट साइड में सबका डायमेंशन, लेफ्ट साइड में फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। कि कांस्टेंट है, कि क्या है, कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा, इस कांस्टेंट को हम एज्यूम कर रहे हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम, और इसका पावर क्या हो जाएगा एक्स, वेलोसिटी का डायमेंशन, इसका पावर क्या हो जाएगा बाई, और डायमेंशन ऑफ आर, इसका पावर क्या हो जाएगा जेड, होगा ना। अब सबका डायमेंशन यहाँ पे पुट करिए, तो इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमें जगह होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इधर फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, क्या होता है एम एल टी माइनस टू, मास इसका डायमेंशन एम होता है और पावर एक्स है, ठीक है। एम का पावर 1 का पावर एक्स हो जाएगा, तो एम का पावर एक्स ही होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होता है, ठीक है, और इसका पावर क्या है बाई है, क्या है पावर बाई। रेडियस एक प्रकार का लेंथ है, इसके लिए डायमेंशन एल यूज करेंगे, और इसका भी पावर क्या हो जाएगा जेड। सॉल्व करिए राइट साइड को, एम का पावर एक्स, एल का पावर देखिए कुछ नहीं तो 1 इंटू बाई करेंगे तो हो जाएगा एल का पावर बाई, ठीक है, इंटू टी का पावर -1 का पावर बाई हो जाएगा, मिल करके दोनों इंटू हो जाता है, तो टी का पावर -y इंटू एल का पावर जेड। एल देखिए बेस में दो क्वांटिटी है, ठीक है,
इनटू में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं m का पावर x l का पावर x प्लस सॉरी बाई प्लस z लिखेंगे ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है इनटू t का पावर माइनस बाई, और लेफ्ट साइड में हमें मिला है एल टी का पावर -2, m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2। अब क्या करेंगे, दोनों ये इक्वेशन है एक लेफ्ट साइड राइट साइड में, प्रत्येक जो डायमेंशन है अलग अलग क्वांटिटी का वो इक्वल होना चाहिए, ये इसके बराबर है, मतलब मास का डायमेंशन इधर मास से बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका डायमेंशन 1 है और इसका डायमेंशन x है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये क्वांटिटी दोनों तरफ ये डायमेंशन इसके बराबर तभी होगा जब m का डायमेंशन इस इधर के m के डायमेंशन से बराबर हो। तो इधर पावर में x है, इधर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से देखिए टाइम को इक्वेट करिए, टाइम के डायमेंशन को, तो ये -2 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है -बाई है, इसको कैंसिल करिए तो बाई का पावर क्या आ जाएगा, बाई का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हमें z भी मालूम करना है, ठीक है, पता करना है। तो l का डायमेंशन को इक्वेट करिए, l का डायमेंशन क्या है बाई प्लस z राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है 1। अब यहाँ पे बाई का डायमेंशन पुट करिए, ये है 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू कितना -1, उधर जाएगा तो 1 - 2 मिल करके -1। देखिए जेड का वैल्यू मिल गया, बाई का वैल्यू मिल गया और एक्स का वैल्यू मिल गया। हमें देखिए रिलेशन क्या मिला था, ये मिला था कि फोर्स इज इक्वल टू, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको क्या लिखें सीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स m का पावर x का पावर कितना है 1, v का पावर बाई, या चलिए पहले हम इस रिलेशन को लिख देते हैं, m का पावर x v का पावर बाई इंटू रेडियस r का पावर z। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए k इंटू m का पावर x, और x का वैल्यू क्या मिला है 1, तो ये हो जाएगा m का पावर 1 इंटू वेलोसिटी का पावर बाई का वैल्यू क्या मिला है 2, सॉरी, तो v का पावर हो जाएगा 2 इंटू रेडियस r का पावर z, r का पावर z, और z का वैल्यू हमें आया है मिला है -1। इसको सॉल्व करिएगा तो k इंटू एम वी स्क्वायर ऊपर में ये नीचे आएगा तो r का पावर 1 नीचे हो जाएगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें वैल्यू क्या मिला mv² बाई r, जहाँ k क्या है कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिला सेंट्रीपिटल फोर्स सीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स मास वेलोसिटी और रेडियस के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तरीका आपको पता चल गया होगा। एक हम प्रीवियस ईयर जेईई मेन के 2019 का क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं, पहले इसको आप नोट करिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन हम अभी लिख रहे हैं। तो ये जेईई 2019 का क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट का होगा, हूबहू क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ करके हम समझा देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इन फॉर्म ऑफ जी, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब मेंशन था वहाँ पे, एच प्लैंक कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। बोल रहा है द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, मतलब टाइम पीरियड को जी के टर्म में, प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में, एच के टर्म में और सी के टर्म में लिखना है, ठीक है। टाइम पीरियड को टी को बोल रहा है किसके टर्म में, जी एच और सी के टर्म में लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था कि टी जो है डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी पे, तो डायरेक्टली वैसे ना बोल करके बोल रहा है कि ये सब टर्म में टाइम पीरियड का रिलेशन ऑब्टेन करिए। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है जी पे डिपेंड कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, इसका डायमेंशन बताया नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं का पावर x होगा, और बोल रहे हैं कि ये प्लैंक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, इसका भी डायमेंशन मालूम नहीं है तो h का पावर बाई एज्यूम कर लिया, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, इसका भी डायमेंशन नहीं दिया है तो इसको z एज्यूम कर लिया, ठीक है। तीनों रिलेशन को एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे t
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी का पावर एक्स, एच का पावर बाई और सी का पावर जेड, ऐसा लिखते हैं। मतलब जनरली हम इस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। तो फिर से हम ऐसे ही कर रहे हैं, लिखेंगे t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए k इंटू जी का पावर एक्स, एच का पावर बाई और c का पावर z लिखेंगे। अब ये अगर रिलेशन सही है तो इसका डायमेंशन इधर सबके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू k, जो कि एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के बदले आया है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ z, ठीक है, और इसका पावर क्या है, x है। h का डायमेंशन लिखेंगे प्लैंक कांस्टेंट का, इसका भी पावर हम लिखेंगे, इसका पावर क्या है, बाई है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। और नेक्स्ट टर्म है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका डायमेंशन z है, ठीक है, इसका पावर z है। अब आपको सबका डायमेंशन याद नहीं है तो चलिए हम बारी बारी से सबको निकाल करके यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए g का डायमेंशन अगर हमें फाइंड करना है तो g कहाँ से आता है, तो ये फार्मूला से आता है एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, या m1 इंटू m2। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा तो g का डायमेंशन हो जाएगा f का डायमेंशन, तो f का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर 2, आर डिस्टेंस है ना, डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर 2। नीचे मास है m1 m2 मतलब m का पावर 2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा m का पावर 1 माइनस 1, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब m का पावर माइनस 1, एल का पावर 1 प्लस 2 मिल करके एल का पावर 3 और t का पावर माइनस 2। तो हमें डायमेंशन मिल गया किसका, g का। g का डायमेंशन क्या मिला, m का पावर माइनस 1, एल का पावर 3, t का पावर माइनस 2 मिला, और इसका पावर क्या है, x है। वैसे ही अब h का डायमेंशन फाइंड करेंगे प्लैंक कांस्टेंट का। इसको मिटा देते हैं ऊपर में क्वेश्चन को, ठीक है। इसको भी मिटा दें। यहाँ पे हमें अब प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू एफ होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 बाई टाइम पीरियड, तो h बाई टी भी लिख सकते हैं। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू टी, ये एनर्जी है, t टाइम है। एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू एल करेंगे तो एम एल टू टी माइनस 2 इंटू ये टाइम है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 1। ये दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर माइनस 1। तो हमें प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया क्या, एम एल टू टी माइनस 1, और इसका पावर क्या हो जाएगा बाई c क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमको मालूम होगा एल टी माइनस क्या होता है 1, और इसका पावर क्या होगा z। लेफ्ट साइड में ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है t का पावर 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए m का पावर माइनस 1 का पावर x, तो हो जाएगा m का पावर माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स इंटू m का पावर 1 इंटू बाई, तो 1 इंटू बाई करेंगे तो बाई हो जाएगा, ठीक है, और तो m का ही नहीं है। अब देखिए बेस सेम है, मास इन मास, पावर ऐड हो जाएगा, तो m का पावर यहाँ पे आया माइनस एक्स इसको सॉल्व करने से, और इसको सॉल्व करने से आएगा बाई, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस बाई। वैसे ही l का पावर यहाँ पे है 3 का पावर x, तो हो जाएगा l का पावर 3x। l का पावर 2 है और पावर बाई है यहाँ पे,
तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो एल का पावर 2/, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा 2/, होगा। और कहीं एल है क्या? हाँ, यहाँ भी एल है, एल का पावर 1 का पावर z, तो 1 इंटू जेड करेंगे तो z हो जाएगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा। आइए अब t के डायमेंशन को सॉल्व करते हैं। t का पावर -2 का पावर x, तो हो जाएगा t का पावर -2x। t का पावर यहाँ पे क्या आया था, किसका? ये प्लैंक कांस्टेंट का है ना, t का पावर -1, t का पावर -1, t का पावर -1, और यहाँ पे t का पावर -2x, तो ये तो लिख दिया। t का पावर -1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -22, फिर t का पावर -z, क्या हो जाएगा t का पावर -z, और यहाँ पे हो जाएगा t का पावर 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम इक्वेट करेंगे सभी के डायमेंशन को। इधर देखिए मास का डायमेंशन क्या है, x -x प्लस y, इधर कुछ नहीं है तो m का पावर 0, l का पावर 0 दे देते हैं। इक्वेट करिए मास के डायमेंशन को, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिएगा -x प्लस y, इधर मास का डायमेंशन क्या है 0, तो यहाँ से हो जाएगा इधर जाएगा तो x और ये y, मतलब x इज इक्वल टू y मिला एक रिलेशन, मास को इक्वेट किए। तो अब लेंथ को इक्वेट करेंगे, लेंथ के डायमेंशन को, तो इधर क्या है 3x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक रिलेशन ये मिला। टाइम के डायमेंशन को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, -2x माइनस बाई माइनस जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या मिला 1। ठीक है, अब क्या करिए, इस रिलेशन को यूज़ करिए, 1 का यूज़ करिए इस दोनों में, तो ये बन जाएगा, इस रिलेशन को यूज़ करिएगा, x के जगह पे बाई पुट कर लीजिए, तो x के जगह पे अगर आप बाई पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x के जगह पे बाई पुट करिएगा तो 3y प्लस 2y मिल करके हो जाएगा 5y प्लस z इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x और y को इक्वेट करिएगा, x इज इक्वल टू y पुट करिएगा तो -2y माइनस y मिल करके हो जाएगा -3y माइनस z इज इक्वल टू 0, नॉट 0। राइट साइड में इधर 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, मतलब सिंपली ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5y माइनस 3y मिल करके 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2, तो y है x के बराबर, तो x इज इक्वल टू भी 1/2, समझ गए। अब हमें z चाहिए, तो z आप इसमें या इसमें, दोनों में किसी एक में x और y के वैल्यू पुट करके z निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों रिलेशन में भी आप x y का वैल्यू पुट करके z निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी में हम y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 1/2, यहाँ पे पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -5/2, क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो देखिए हमें रिलेशन ये मिला था, यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें अब मिलेगा लास्ट रिजल्ट, t मतलब टाइम, g का पावर x था, h का पावर y था, और c का पावर z, ये सब वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। g का पावर x, और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है, यहीं पे तो था, मिटा दिए ना इसे, x और y बराबर है, देखिए ये g का पावर 1/2, h का पावर y है, और y का वैल्यू भी इतना ही है 1/2, c का पावर z है, और इसका वैल्यू है -5/2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा g का पावर
और एच का पावर, दोनों का पावर 1/2, और नीचे ये जाएगा तो हो जाएगा सी का पावर 5/2। ठीक है, सी का पावर क्या हो जाएगा 5/2, ऊपर में माइनस तो नीचे जाएगा तो प्लस। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी का पावर एच, जी इंटू एच का पावर 1/2, और नीचे में इसको ऐसे लिख सकते हैं सी का पावर 5 का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा जी एच अपॉन सी का पावर 5 और का होल पावर 1/2। ठीक है, और फाइनली इसको 1/2 के लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा जी एच अपॉन सी का पावर 5, मतलब टी का वैल्यू हमें ये मिला। तो ये फाइनल आंसर ये था। क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का था इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटिव था और बनने वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो अब हम अगले लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ आपको एरर एंड एनालिसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप पढ़ करके आएंगे अगले लेक्चर में एरर एंड एनालिसिस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।